सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट पढ़ चुके थे आपके हिंदी में। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए। सारे के सारे क्लासेस में हम सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतलग उत्तरी सारे विषयों को कंप्लीट करवाते हैं और बहुत ही अच्छे से हमने सारे विषयों की क्लासेस भी ली है और हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए क्लासेस ली हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। हर एक विषय की आपको क्लासेस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और ये बताने की जरूरत नहीं है। आप में से मैक्सिमम जो भाई बहन है डीएलएड वो हम ही से आप लोगों ने पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पहले की पार्ट की वीडियो की। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर आज ये पूरा सेकंड पार्ट में आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या है, आपको 8 विषयों का नोट चाहिए हाथों से लिखा हुआ, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है। 9, 3, 5 या फिर 7। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ह्रस्व स्वर यानी कि जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, तीनों श और ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, तीनों श और ह। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन व में श दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 7 जो है 42 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सही मानेंगे। इसके अलावा आप अगर इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 52 ही याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के आप सभी लोगों को पता है, जो स्वर होता है उसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ऑप्शन आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जो दीर्घ स्वर होते हैं जो इनकी संख्या होती है वो 8 होती है और ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। ऑलरेडी अभी आपने देखा है। तो दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ ये सब आते हैं दीर्घ स्वरों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है? म, ध, न या फिर त्र? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र जो होते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि त्र है ये त और र से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। तो हलंत को आप सभी को पता है कि क के नीचे हलंत लग गया तो ये जो चिन्ह होता है ये हलंत का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, मौन पठन के दोष हैं, भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना या उपरोक्त सभी। तो जब मौन पठन में बच्चा मन में पढ़ता है तो वो किस प्रकार से पढ़ रहा है ये कोई नहीं जानता है, कि बच्चा अंदर से कहीं डरा हुआ तो नहीं है या आशंकित है, उसको कुछ मात्राएं आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चा मन में पढ़ रहा है तो आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है। तो कुछ कमियां भी होती हैं मौन पठन की। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो चाहे हिंदी वर्णमाला हो या संस्कृत वर्णमाला हो दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा दोनों को ही 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वर और व्यंजन में। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, मौखिक पठन के तत्व हैं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या उपरोक्त सभी। तो जब बच्चे मुख से पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चों की जो ध्वनि हो वो मधुर निकले, उनके स्वर स्पष्ट निकले और जो उच्चारण जिन भी शब्दों को उच्चारित कर रहे हैं अपने मुख से वो बिल्कुल सही सही शुद्ध शुद्ध हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं या साहित्य। तो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है दोस्तों, वो होते हैं, ये सभी होने चाहिए, लेकिन अगर महत्वपूर्ण साधन की बात करें तो सबसे आसान है समाचार पत्र, जिसको सुन करके जिसको देख करके आसानी से आप उसको कोशिश करोगे तो उस भाषा को अच्छे से पढ़ना सीख पाओगे। दूरदर्शन देखोगे, टीवी देखोगे तो आप उसको बोलना अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ोगे तो भी आप उस भाषा को ही समझोगे। अगर उसके साहित्य को पढ़ोगे, उसकी जो किताबें हैं, लिटरेचर है, उसको पढ़ोगे तो भी आपको वह भाषा और अच्छे से आएगी। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर हम समाचार पत्र को ही रखेंगे, क्योंकि इसमें तमाम खबरें होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया होता है, तो इससे आसानी से भाषा सीखने में थोड़ी मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कबीर की प्रमुख रचना है साखी, सूरसागर, मेघनाथ या प्रिय प्रवास। तो साखी, शबद, रमैनी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर आ है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कबीर जी की प्रमुख रचना है। सूरसागर तो आप सभी को पता है सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे बिहारी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास। तो राइट आंसर है दोस्तों कबीर, ऑप्शन सा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी है, मंगल घट, विश्व वेदना, ध्रुव स्वामिनी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है, ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा अजात शत्रु भी इन्हीं की रचना है। कामायनी तो है ही इनकी प्रसिद्ध रचना, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा फेम मिला। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी, इरावती, प्राणार्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है कुकुरमुत्ता, प्रहलाद, यामा या रेणुका। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यामा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, हिंदुस्तान, सरस्वती, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की थी, एक दिन, मेरी भारत यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही मार्मिक तरीके से इन्होंने अपने जीवन के विषय में इसमें लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, गबन और गोदान किसकी रचना है। तो आप सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन गोदान। मंगलसूत्र जो कि अधूरी रह गई थी इनकी कविता। पंच परमेश्वर कहानी है जिसको हम सभी लोगों ने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर दा जो है प्रेमचंद, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है। पाठ्य वस्तु जो हमारी किताबें होती हैं, जो हमारी पुस्तकें होती हैं, उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसके अलावा पाठ्य वस्तु में पढ़ने के लिए जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, चाहे वो पुस्तकें हो, क्योंकि पाठ्य वस्तु यानी कि पढ़ने के सामान कौन कौन से हैं, तो समाचार पत्र भी हैं, यानी कि जो अखबार हमारे घरों में आते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो मैगजीन आती हैं, और जो हमारी किताबें होती हैं, सिलेबस की किताबें होती हैं। तो ऑप्शन दा जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, दिनकर से, तुलसीदास से, कबीर से या सूरदास से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कबीर से। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या प्राचीन काल के। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रीति काल के ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे बिहारी। क्वेश्चन नंबर 63 पे दोस्तों आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था, 1937 में, 1987 में, 1940 में या 1950 में। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन अ ही है, 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, परिमल काव्य के रचयिता थे कबीर, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 65 है, पंच पात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर मिश्र जी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, श्री पदुमलाल, पुन्नालाल
बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 67 है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था 1889 में, 1889 में हुआ था। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, श्याम सुंदर दास ने की थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था? हिंदी नवजीवन एक पत्रिका थी और इसका संपादन इसमें से किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या हरिभाऊ उपाध्याय ने या राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने हिंदी नवजीवन नामक समाचार जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति, छंद, श्लोक या फिर गर्भ वाक्य। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, सूक्ति। जो सूक्तियां होती हैं वो हमेशा से जो हमारे महाकाव्यों में काव्यों में लिखी गई हैं वो सारगर्भित है, यानी कि ऐसी बातें हैं जो कभी भी किसी भी जगह पर आप उसको बोलेंगे तो वो बिल्कुल सही ही होंगी क्योंकि वो नीति के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः शुक्ति किस वाक्य की है, किस काव्य की है? तो यहाँ पर देखिए कुमार संभव रामायणम, शिशुपाल वधम या किरातार्जुनीयम, ये किस काव्य में लिखा गया है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये किस में लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, किरातार्जुनीयम। अब इसका मतलब क्या है? ऐसे वचन, ऐसी वाणी जो हमारे हित की भी हो और हमें सुनने में भी अच्छा लगे, ये बहुत दुर्लभ है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर हमारे घर में खासकर अगर पिता की बातों का कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है, लेकिन जो पिता हैं वो हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें कि भले ही हम जो वचन वो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन जो भी वो बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, लेकिन वो हमें मनोहारी नहीं लगते हैं, सुनने में हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वाकई में क्या होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो भी वो बोलते हैं हमारे भविष्य के लिए डांटते हैं हमें या कुछ भी कहते हैं, तो ऐसे वचन बहुत दुर्लभ होते हैं कि हमें सुनने में भी अच्छे लगे और हमारे भविष्य को सुधारने वाले भी। जैसे कि शिक्षक होते हैं वो हमें जरूर कटु बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है जो हमारे मन को भले नहीं अच्छा लगता है लेकिन वो हमारे काम की चीज ही हमें बोलते हैं। तो बस ये चीजें हमेशा सही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 और ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम या श्रीमद् भगवत गीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, श्रीमद् भगवत गीता। इससे बड़ा कोई महाकाव्य नहीं है। और श्रीमद् भगवत गीता की जब कथा होती है आप देखते हो कोई लोग 7 दिन का बैठाते हैं, कोई 9 दिन का बैठाता है, तो ये बहुत लंबी चलती है, इसको लोग सुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे सारे के सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो खत्म हो गए। कल से हम मतलब उत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको सारे के सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो इसके लिए आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8 विषयों का नोट्स तो हम अपने ऐप में देते ही हैं, ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। और सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। तो अलग से आपको ये जो सीरीज है दोनों राजन और पवन आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। आप छोटा सा कोर्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट का आपको लोगो मिल जाएगा, येलो कलर का लिखा हुआ। उस पर जब आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को।
और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगली क्लास में अतलाकुतरी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए तैयार रहिए और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।